वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटोर और आप सभी का स्वागत है आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम सीरीज के वीडियो नंबर 7 में, जिसमें हम बात करेंगे रैंक्स और काउंसलिंग के बारे में। रैंक्स एंड काउंसलिंग के बारे में इसमें हम इंटरव्यू की भी बात करेंगे जो आपका होता है पोस्ट योर एंट्रेंस एग्जाम। लास्ट वीडियो में हमने सीट मैट्रिक्स की बात करी थी, वो सीट मैट्रिक्स मैंने दोबारा यहाँ लिख दी है। दिस इज अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस फॉर सुटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री एंड कोग्नोसी। टोटल 49 सीट्स है। यदि आप इसे ऐड करेंगे तो यहाँ 49 बनकर आ जाएगा। सो दिस इफ यू ऐड ऑल ऑफ दिस यू विल गेट 49। होपफुली ये सभी आपको दिख रहा होगा। देखो, वीडियो HD में बनाई गई है, तो यदि आप वीडियो की क्वालिटी को एनहेंस करें तो यदि आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो वो जरूर दिखेगा, डाटा बस ज्यादा लगेगा। चलो, तो रैंक्स एंड काउंसलिंग। तो सबसे पहले तो है कि व्हाट इज अ सेफ स्कोर। सबसे पहला सवाल तो यही रहता है सभी बच्चों का कि सर एक सेफ स्कोर क्या है। तो भाई पिछले 3 साल का ट्रेंड देख के मैं ये कह सकता हूं कि यदि आप 75 प्लस स्कोर करेंगे तो आप बहुत ही ज्यादा सेफ स्कोर में हैं। दिस इज अ सेफ स्कोर। ये एक ऐसा सेफ स्कोर है जहां पे हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि आपको ये 49 में से कोई भी एक सीट आपको मिल जाएगी। ठीक है, 75 प्लस के स्कोर को हम सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं, क्योंकि जो जीपैट है वो इस बार बच्चे काफी अच्छा स्कोर किए हैं। 300 के 350 के आसपास भी काफी बच्चे हैं, तो मैं ये एज्यूम करूंगा कि वो यहाँ पे भी काफी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हालांकि जरूरी नहीं है, जब हम पीवाईक्यूज को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि कैसा हो सकता है। तो वो सेफ स्कोर मैं ये कह सकता हूँ कि कैटेगरीज के लिए 70 प्लस भी हम मान सकते हैं ओबीसी के लिए, और एससी के लिए 67 प्लस हम मान सकते हैं। एसटी का जो टॉपर रहता है यूजुअली वो 60, 62 या मतलब इसके अराउंड हमें देखने को मिलता है। तो देखो क्या होगा कि ये हमारा सेफ स्कोर हो गया, मैंने बता दिया। ये जनरल वालों के लिए है भाई। ईडब्ल्यूएस का एक आधा नंबर इससे नीचे देख लेना जनरल वालों से, ठीक, एक आधा नंबर, तो इसे हम सेफ स्कोर कह सकते हैं। हालांकि इतना अच्छा स्कोर अभी लास्ट ईयर नहीं आया है, बट स्टिल हम देख सकते हैं कि इन 49 सीट्स में से हमें एक सीट यदि पानी है तो हमें 75 प्लस का स्कोर करना पड़ेगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो अब समझने की बात यह है कि क्या होगा कि काउंसलिंग में लेट्स से, देखो हमें पता है कि ऐसे स्टार्ट करते हैं, ईडब्ल्यूएस की 5 सीट्स है, तो वो क्या करेंगे 5 × 7 = 35 रैंक्स तक बुलाएंगे। 1 से लेके 50 रैंक तक नहीं। देखो मैं बहुत स्पेसिफिकली बोल रहा हूं, 5 × 7, 4 × 7, 7 × 7, 13 × 7 एंड 20 × 7। ये लास्ट ईयर आई बिलीव थोड़ा सा एक मिस्टेक हुआ है मेरे से। लास्ट ईयर जो है ये 7 नहीं था, दिस वाज 6, आई बिलीव दिस वाज 6, बट हम 5 लेके चलते हैं ना, 5 लेके चलते हैं कि वो क्या करेंगे कि 5 रैंक तक बुलाएंगे आपको नेक्स्ट डे। मान लीजिए रिजल्ट आता है, उसके बाद आपसे कहा जाएगा कि आप ऐसा करिए सर कि 7 × 5 = 35, 13 × 5 = 65 एंड 20 × 5 = 100। देखो तो ये है यूआर के लिए, ये है आई बिलीव दिस वन इज फॉर ओबीसी, दिस वन इज फॉर एससी, दिस वन इज फॉर एसटी एंड दिस वन इज फॉर ईडब्ल्यूएस। तो आपको ये दिख रहा होगा। तो मैं क्या कह रहा हूं कि सपोज दैट एक सिंगल रैंक लिस्ट आती है, पेपर के बाद रैंक लिस्ट आती है, उसमें क्या बोला जाएगा कि यूआर के 100 बच्चे, ओबीसी के पहले 65, एससी के 35, एसटी के 20 और ईडब्ल्यूएस के 25 ये बच्चे आए। अब लेट्स एज्यूम कि एसटी का कोई कैंडिडेट है, रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक, 49 सीट्स है, याद रखो, रैंक 1 से लेके रैंक 50 तक। यदि कोई एसटी का कैंडिडेट ही नहीं है, लेट्स एज्यूम एसटी का कैंडिडेट बैठा है मान लो 66 रैंक पे, एसटी का जो कैंडिडेट है वो 66 रैंक पे बैठा है, तो ऐसा है कि वो यूआर की सीट तो ले नहीं पाएगा क्योंकि वो पहले 20 रैंक में नहीं है, एसटी का बच्चा। मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, जातिगत भेदभाव मेरे अंदर नहीं है भाई, मैं एक्सप्लेनेशन के लिए बता रहा हूं, दोबारा बोल रहा हूं, डिस्क्लेमर है, बस समझने के लिए समझो और जब रिजल्ट आएगा तो देख भी लेना। तो ये जो 20 बच्चे हैं इसमें तो इनकी रैंक है नहीं एसटी की, तो 66 रैंक पे पहली रैंक है। तो जो एसटी में 20 बच्चे बुलाए गए हैं, सीट कितनी है 4,
यहाँ देखो सीट कितनी है 4, तो जो पहले 4 बच्चे हैं लेट्स एज्यूम पहला 66 पे है, दूसरा 72 पे है, तीसरा 88 पे है और चौथा 103 पे है। ये एक्सरेटेड नंबर है, अलग भी हो सकता है, तो लेट्स एज्यूम तो ये जो चारों बच्चे हैं 66, 72, 88, 103, इसके बाद मान लो एक 122 पे है, इसके बाद मान लो एक 123 पे है, फिर 151 पे है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि 66 वाले को आना है भाई साहब, आप ऐसा करिएगा। पिछली बार ऐसा हुआ था कि बच्चे घूमने चले गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी रैंक तो है नहीं इसके अकॉर्डिंग, तो भाई उन्हें कुछ समझ में नहीं आया था, ऐसा कोई नोटिस था, तो वो क्या घूमने चले गए थे। अब भाई जो एसटी का कैंडिडेट है, फर्स्ट कैंडिडेट, वो कौन है, 66 रैंक वाला, तो भाई इसे तो अगर उसने एक आपसे वो मांगा जाएगा प्रियोरिटी लिस्ट सब्जेक्ट वाइज, तो देखो मेरी प्रियोरिटी लिस्ट थी सुटिक्स, कोलॉजी, केमिस्ट्री और फिर कोग्नोसी। ठीक है, ये मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी, ये जो है मेरी प्रायोरिटी लिस्ट थी। तो आपसे प्रायोरिटी लिस्ट या तो मांग ली गई होगी ड्यूरिंग एप्लीकेशन या फिर आपसे गूगल फॉर्म पे भरवाया जाएगा। ठीक है, तो उसे भर लेना है। अब मान लो ये जो बच्चा है 66 रैंक वाला, वो बोलता है कि सर मेरी तो पहली चॉइस सुटिक्स है, मुझे सुटिक्स चाहिए, तो एसटी के 66 रैंक पे सुटिक्स मिल जाएगा उसे, तो सुटिक्स भर गया। अब मान लो 72 वाला कैंडिडेट है, उसका भी सेम फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट में है 72 वाले कैंडिडेट का, तो भाई उसे सुटिक्स नहीं मिलेगी, क्योंकि सुटिक्स में तो एक सीट थी एसटी की और एक सीट भर गई। तो अब वो बोलेगा कि सर मेरा तो सेकंड चॉइस कोलॉजी है, तो भाई तुम्हें सेकंड चॉइस कोलॉजी मिल जाएगी, समझ रहे हो ना, सेकंड चॉइस मिल जाएगी। अब मान लो ये जो कैंडिडेट है इसकी चॉइस में थोड़ा चेंज है। ये क्या कहता है कि सर मुझे तो पहले में कोग्नोसी चाहिए, और यहां बोलता है कि मुझे सुटिक्स सबसे नीचे रखना है। मतलब ये कोई ऐसा है जिसको फार्माकोग्नोसी से प्रेम है और उसे कोग्नोसी ही चाहिए। तो ये जो 88th रैंक वाला लड़का है, उसकी जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो ये है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हें मजाक लग रहा होगा। प्रायोरिटी लिस्ट ये चार बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में जब बच्चे हटते हैं, नाइपर जाते हैं, तो इसी के अकॉर्डिंग आप ऊपर चढ़ते हैं। लेट से आपको पहले केमिस्ट्री मिला था, तो उसके बाद आपको कोग्नोसी नहीं मिलेगा, आपको पहले कोलॉजी में शिफ्ट किया जाएगा, और कोलॉजी में से भी जब बच्चे हट जाएंगे तब आपको कोग्नोसी में शिफ्ट किया जाएगा। ठीक है, मैं देखो भाई इसके कैंडिडेट सबसे कम है, इसी वजह से मैं इसी के अकॉर्डिंग समझा रहा हूँ। इसकी सीट सबसे कम है, इसी वजह से इसके अकॉर्डिंग मैं समझा रहा हूँ, और भी समझाऊंगा। वीडियो लंबा है बट अच्छा है और समझने लायक है। अब 88th रैंक वाला लड़का बोलता है कि मुझे कोग्नोसी चाहिए, सर कोग्नोसी मेरी फर्स्ट चॉइस है, तो केमिस्ट्री वाली सीट खाली है, तो कोग्नोसी मिल जाएगा इसे 88th रैंक वाले को। अब जो 103 रैंक पे जो लड़का बैठा है, वो क्या बोलता है कि सर केमिस्ट्री तो मेरी थर्ड चॉइस है, मेरी पहली चॉइस कोग्नोसी थी, मुझे मिली नहीं, दूसरी चॉइस कोलॉजी थी, वो भी भर गई है, और तीसरी चॉइस केमिस्ट्री है, तो मुझे आप केमिस्ट्री दे रहे हो क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप या तो इसे ले सकते हो या तो छोड़ सकते हो। तो आप बोलोगे सर मैं तो लूंगा। तो जो 103 रैंक वाला है वो बोलता है कि सर ठीक है मैं केमिस्ट्री ले लूंगा। अब हो गया एसटी भर गया, एसटी की सीट्स भर गई, एसटी की जो काउंसलिंग है वो क्लोज हो गई। अब क्या होगा, ये भाई साहब जो है जिनको पहले सुटिक्स मिला था, देखो हमने कैसे भरा है, सुटिक्स मिला, कोलॉजी मिला, कोग्नोसी मिला, केमिस्ट्री मिला, ऐसे। तो ये इस कैंडिडेट को सुटिक्स, इसको कोलॉजी, इसको कोग्नोसी और इसको केमिस्ट्री हमने दी थी, समझ रहे हो। तो अब क्या होता है कि 66 रैंक वाले का नाइपर में सिलेक्शन हो जाता है, नाइपर 72 वाले का भी नाइपर में हो जाता है। तो ये दोनों कैंडिडेट्स यहां फीस भरते हैं, होपफुली भरते हैं, और फिर वो नाइपर की तरफ भाग जाते हैं। वो बोलते हैं कि सर नाइपर में सिलेक्शन हो गया है, नाइपर मोहाली मिल रहा है, और नाइपर मोहाली में मन का सब्जेक्ट मिल रहा है, सुटिक्स मिल रहा है, ऐसा। तो भाई वो उधर की तरफ से ले जाते हैं। अब क्या होगा कि इनके जाने के बाद यदि राउंड ऑफ काउंसलिंग बची होगी, जो कि बची होगी, फिर बोल रहा हूं जो कि बची होगी, तो राउंड ऑफ काउंसलिंग में अब जो एसटी का कैंडिडेट है जो कि कोग्नोसी था, तो इसकी फर्स्ट चॉइस कोग्नोसी थी। मैंने इसीलिए चेंज लाया था, इसको समझने के लिए बहुत ध्यान से समझो। इस लड़के की, ये जो 88th रैंक वाला लड़का था, इसकी फर्स्ट चॉइस कोग्नोसी थी, इसको कोग्नोसी मिला था यहां,
सॉरी कोग्नोसी, यहाँ कोग्नोसी मिला था। तो अब क्या होगा कि जो केमिस्ट्री वाला लड़का है जिसको केमिस्ट्री मिला है उसको रैंक अप किया जाएगा कोलॉजी में। तो कोलॉजी के ऊपर अभी सुटिक्स भी खाली है, सुटिक्स भी खाली है, ठीक है। इस लड़के को, केमिस्ट्री वाले लड़के को इस नंबर पे 3rd नंबर की चॉइस मिली थी। इसको चाहिए था कि मेरा फर्स्ट चॉइस कोग्नोसी हो। 103 और 100 इन दोनों का एक तरीके का था जिसमें सुटिक्स ऊपर था कोग्नोसी नीचे था। इन दोनों का एक तरीके का है जिसमें कोग्नोसी ऊपर है सुटिक्स नीचे है। तो जो 103 रैंक वाला लड़का है इसको तो फर्स्ट चॉइस कोग्नोसी था, इसको मिल गया तो नो चेंजेस। इस बच्चे की 3rd चॉइस उसे मिली थी और उसकी 2nd चॉइस वाली सीट खाली है। 2nd चॉइस वाली सीट खाली है, याद रखो। ये बच्चा जिसको कोलॉजी और इस बच्चे जिसको सुटिक्स मिली थी, तो उसका कोलॉजी खाली है। तो अब क्या होगा कि ये जो इसकी 3rd वाली जो इसे मिली थी उसकी जगह पे इसे 2nd वाला मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। समझ में आया? ये 3rd अब हट जाएगा। तो अब बताओ कि फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग जब हुई, फर्स्ट राउंड के बाद जब 2nd राउंड हुआ, जब सीट मैट्रिक्स में चेंज हुआ नाइपर के बाद और ऊपर की तरफ बच्चे चले गए, बच्चे हट गए, तो अब बताओ अब किसकी सीट खाली है? एक सुटिक्स की खाली है और एक केमिस्ट्री की खाली है। किसकी भरी? एक तो कोग्नोसी की भरी जिसकी कोग्नोसी फर्स्ट चॉइस थी, और एक जिसकी 3rd चॉइस उसे मिली थी उसके ऊपर 2nd चॉइस खाली थी, तो उसने कोलॉजी में शिफ्ट कर लिया। शिफ्टिंग का मेल वगैरह आता है आपको, कॉल वगैरह होती है। तो अब सीट किसकी खाली हो गई? एक केमिस्ट्री की, एक सुटिक्स की। अब मान लो ये जो 122 रैंक वाला लड़का है इसको कॉल जाएगा क्योंकि ये वेट लिस्ट में था। इसको जाएगा कि भैया हमारे पास एक सुटिक्स की, एक केमिस्ट्री की खाली है, आपने पहला चॉइस दिया है, लेट्स एज्यूम 22 वाले लड़के ने पहला चॉइस दिया है कोलॉजी और दूसरा दिया है सुटिक्स और तीसरा दिया है केमिस्ट्री। तो उधर से पूछा जाएगा कि भैया सुटिक्स और केमिस्ट्री हमारे पास खाली है, आपकी सुटिक्स 2nd चॉइस है, तो क्या आप सुटिक्स लेना चाहेंगे? तो कह देगा हाँ सर ऑब्वियसली मैं सुटिक्स लेना चाहूंगा बिकॉज इट्स माय 2nd चॉइस, क्योंकि कोलॉजी की सीट खाली नहीं है। तो अब सुटिक्स वाला सीट भर जाएगा ना, ये सीट भर जाएगा। अब एक केमिस्ट्री की सीट बची, तो जो 23 वाले भाई साहब हैं ये जो है इनसे पूछा जाएगा इररिस्पेक्टिव ऑफ इनका ये क्या है कि भैया केमिस्ट्री की सीट खाली है, लोगे? तो ये कहेंगे कि हाँ चाहिए मुझे केमिस्ट्री की सीट, IIT BHU में मुझे दे दो। तो ये भाई ये हो जाएगा। तो क्या हुआ? 123 वाले कैंडिडेट को भी मिला, 122 वाले को भी मिला, इन दोनों को भी ऑफर हुआ। अभी क्या है? इनको मिला है। पहले किन्हें मिला था? पहले इन्हें मिला था, इन चारों को। ये दोनों बच्चे हट गए, ये 4 बच्चे हो गए। अब क्या होगा कि इसके बाद भी राउंड्स ऑफ काउंसलिंग होंगे। फिर क्या हुआ कि 100 मान लो 122 वाले ने कहा ना, 123 वाले ने कहा कि सर मुझे नाइपर हैदराबाद में कोलॉजी मिल रहा है, मुझे कोलॉजी करनी है, मुझे नाइपर हैदराबाद में कोलॉजी मिल रहा है, मुझे यहाँ सुटिक्स यहाँ केमिस्ट्री मिला हुआ है, केमिस्ट्री मिला हुआ है ना इस कैंडिडेट को, 123 को, 122 को सुटिक्स, 123 को केमिस्ट्री, मुझे कोलॉजी करनी है। तो ये भाई साहब नाइपर हैदराबाद चले गए। जब इन्हें नाइपर हैदराबाद चले गए तो अब क्या होगा कि फिर से केमिस्ट्री की सीट खाली हो जाएगी। तो अब भाई ये तीसरा चौथा राउंड चल रहा होगा। तो फिर 151 वाले को कॉल किया जाएगा। 151 वाला बोलता है नहीं सर मैं तो नाइपर मोहाली में आ गया, मेरा रैंक बहुत अच्छा है, मैं नहीं आऊंगा IIT BHU। तो मान लो इसके बाद 167 है, फिर 171 है, ऐसे कर करके रैंक है। तो 161 वाले को कॉल किया जाएगा कि भैया बताओ एक केमिस्ट्री की सीट खाली है, भरें? नहीं। 71 वाले को कॉल किया, भरें? नहीं। इसके नीचे मान लो 187 है, भरें? ये बोलता है हाँ सर भर दो, मुझे चाहिए, मेरी रैंक थोड़ी सी बेकार आ गई है नाइपर में, इस बार सेक्शन ए ज्यादा पूछ लिया था, सेक्शन ए थोड़ा वीक है मेरा। समझ रहे हो? ऐसा कुछ होगा। तो फिर केमिस्ट्री वाली सीट कहाँ गई? किनको ऑफर हुई ओवरऑल? फिर बाद में मान लो फाइनल जो 20 जुलाई का डेट है उस समय तक ये 3 बच्चों को ऑफर हुई पहले तो, और फिर इस वाले बच्चे को ऑफर हुई। तो लास्ट रैंक कहां तक गई? तुम पूछ रहे हो मुझसे कमेंट बॉक्स में कि सर रैंक कौन सी सेफ है, नंबर कौन सा सेफ है। अरे डिपेंड करता है भाई कि तुम कौन से नंबर पे हो और तुम्हारे ऊपर वालों की चॉइस क्या है, बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। IIT BHU के एग्जाम में ऊपर वालों की चॉइस अगर नाइपर की तरफ है वो सरक जाएंगे तो तुम्हारा नंबर लग जाएगा,
समझ में आया? ये सिर्फ एसटी के अकॉर्डिंग है, सेम वे एससी, ओबीसी, यूआर, ईडब्ल्यूएस के लिए भी सेम जाएगा। अब जो यूआर के लिए नहीं जाएगा, यूआर का कुछ डिफरेंट है। एसटी का समझ में आया? ये कैटेगरी इसीलिए समझाई क्योंकि यहाँ 4 ही कैंडिडेट थे, इस वजह से मैंने समझाने की कोशिश करी। समझ में आया? एक एक सीट थी, वो सारी भरी, कैसे कैसे भरी, सेकंड काउंसलिंग के बाद किस किस बच्चों को कॉल जाएगा, सारा अजम्पशन बेस्ड नॉलेज है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। अब इसके बाद यूआर की सीट समझ लेते हैं। ये तो ऐसा था कि एसटी की सीट 49 रैंक से बाहर थी। एसटी की सीट 49 रैंक से बाहर एज्यूम करके ये पूरा मैंने आपको समझाया है। अब आएंगे हम लोग दोबारा से यूआर पे, ठीक है? यूआर मतलब जनरल की सीट्स पे हम आएंगे, तो फिर वहां मजा आएगा। यूआर में जिस लेवल पे काम किया जाता है भाई, वो थोड़ा अलग ही है। अब लेट्स अज्यूम हम कोई भी पहले 10 रैंक लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रैंक्स लेते हैं। ये लेते हैं, पहला लड़का है जनरल का, दूसरा है ओबीसी का, ये है जनरल का, ये है ओबीसी का, ये है ईडब्ल्यूएस का। सॉरी, ईडब्ल्यूएस को 7वें पे रखो और यहाँ एक ईडब्ल्यूएस रखो, राइट। ये जनरल हो गया, ये एससी और ये ओबीसी, ठीक है? फिर बोल रहा हूं कोई जातिगत भेदभाव नहीं है भाई, समझाने के लिए समझाना पड़ता है क्योंकि और कोई समझा नहीं रहा है। वन ऑफ द वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन जिसका अंडर 100 नाइपर की रैंक थी भाई, अंडर 100, उसको ये चीज नहीं समझ में आ रही थी जब हम लोग की काउंसलिंग चल रही थी। तो अंडर 100 रैंक की बात कर रहा हूं, तो ये समझना जरूरी है। अब ये है भाई रैंक 1 से लेकर रैंक 10 तक, खोपड़ी खोल के एकदम लिखना हो तो लिख लो कहीं। तो ये 10 रैंक है। अब इसमें देखो जनरल का कैंडिडेट है, जनरल का कैंडिडेट है, जनरल का कैंडिडेट है, और मान लो 11वें पे भी कोई जनरल का कैंडिडेट है। हाँ, ये 11वां वाला केस समझना बहुत जरूरी है। तो भाई साहब, कई लोगों को क्या लगता है कि यूआर में जो सीट है, 6 सीट है सुटिक्स में, वो 6 सीट 1 2 3 और ये चौथे भाई साहब को भी जाएगी, ऐसा इन्हें लग रहा है। अगर मान लो हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, सिर्फ एक अजम्पशन कि ये सभी को सुटिक्स चाहिए, ये जो 11 बच्चे हैं इन सभी को सुटिक्स चाहिए, और सुटिक्स में यूआर की सीट कितनी है? 6 सीट है ना? यूआर की सीट कितनी है? 6। तो 6 का मतलब क्या हुआ? मान लो लेट्स एज्यूम सभी को सुटिक्स चाहिए, तो ये जो ऐसा नहीं होगा, यहां से लेके ये बच्चे जनरल में गिने जाएंगे, ठीक है? ये बच्चे जनरल में गिने जाएंगे। फिल क्या हुआ? यूआर की 6 सीट फिल हो गई। हम सुटिक्स की बात कर रहे हैं, अजम्पशन क्या है कि सभी को सुटिक्स चाहिए, पहले 11 बच्चों को सभी को सुटिक्स चाहिए। तो यूआर में 6 सीट थी, 6 की 6 भर गई, क्या भर गई? जनरल के एक्चुअल कितने कैंडिडेट आए? 1 2 3 जनरल के कैंडिडेट आ गए। अब क्या होगा? ईडब्ल्यूएस की बात करो। अब जो 5वें नंबर पे ईडब्ल्यूएस का बच्चा था, उसको यूआर में लिया गया है, अनरिजर्व्ड में, ओपन कैटेगरी की सीट मिली है सुटिक्स की। तो जो 7वें नंबर पे ये जो ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ये 7वें की जगह पे 17 पे भी होता, और इसके बीच में और कोई ईडब्ल्यूएस नहीं होता। मैं फिर बोल रहा हूं, ये 7 की जगह पे 17 पे होता और इसके बीच में कोई ईडब्ल्यूएस का बच्चा नहीं होगा, तो ये कह सकता है कि सर, वो बताएंगे, वो वैसे ही कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि ईडब्ल्यूएस की सुटिक्स की सीट खाली है, तो ये भाई साहब सुटिक्स में चले जाएंगे। इतना ज्ञान बस आपको दिया जा रहा है, आप ये सब कैलकुलेशन नहीं करते हैं। सामने जो प्रोफेसर्स बैठे हैं वो ये सब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, उसी हिसाब से इसी सीट मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको सीट दी जाती है। समझ में आया? जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है उसको सुटिक्स मिल जा रही है, राइट? जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है, क्योंकि ये 6 सीट के बाहर है, तो अब सुटिक्स में क्या क्या फिल हो गया? पहले एग्जांपल लिया था, एसटी फिल हो गया, ईडब्ल्यूएस फिल हो गया और यूआर फिल हो गया। अब क्या होगा? देखो यहां अब क्या आ रहा है? एससी आ रहा है 8th पे, 9th पे और 10th पे ओबीसी आ रहा है। तो एससी में 2 सीट है, एससी में 2 सीट है। अब ये एज्यूम कर लेते हैं, देखो ये वाला जो जनरल है,
ये वाला जो जनरल है, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे थे कि भाई सभी को सुटिक्स चाहिए, इसमें हो सकता है किसी को कोलॉजी भी चाहिए होगा, वो कंडीशन भी समझेंगे, अभी के लिए सुटिक्स समझते हैं। तो भाई ये जो एससी वाले कैंडिडेट हैं, ये 2 सीट है, यहाँ पे भी 2 सीट है, ये फिल हो जाएगा। ओबीसी का 1 सीट यहाँ फिल होगा, तो ये क्या है 1। अब अज्यूम करते हैं कि अगला ओबीसी का कैंडिडेट 12 पे है, फिर 14 पे है, फिर 16 पे है और फिर 23 पे है। ऐसा एज्यूम करते हैं, 12 ओबीसी, ये 13, 14, 15, 16, 17। ओके, ओबीसी ओबीसी ओबीसी, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि ओबीसी में 4 सीट बची है, तो देखो ये एक ओबीसी की रैंक क्या होगी, 1 2, ये रैंक होगी 3, ये होगी 4, ये होगी 5, ये होगी 6, ये होगी 7। और कहीं है क्या ओबीसी? नहीं दिख रहा। 1 2 3 4 5 6 7। तो जो रैंक 1 और रैंक 2 है, ये तो चले गए भाई सुटिक्स के यूआर वाले रैंक में। तो जो अब 4 सीट है ओबीसी की, वो किसको बटेगी? एक तो रैंक नंबर 10 वाले को, अगर इसे सुटिक्स ही चाहिए होगा। अजम्पशन यही है कि सभी को सुटिक्स ही चाहिए, तब ये और ये कैंडिडेट। देखिए 4 सीट किसे मिले? ओबीसी के। यहां से 4 नहीं काउंट होगा। अगर यहां से 4 काउंट होने लगता फर्स्ट रैंक से, 1 2 3 और 4 तो यहीं खत्म हो जाता। बट ये 5वें और 6ठे नंबर के जो रैंक है, क्योंकि ये दोनों बच्चे यूआर की सीट लेके चले गए, तो ये दोनों जो रैंक है, इन दोनों को भी यहाँ पे ओबीसी की सीट मिल जाएगी सुटिक्स में। तो ये हो गई सुटिक्स फिल। अब सुटिक्स में कोई बच्चा नहीं लिया जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आया? सब समझाया ना? अब मान लो कि यहां अज्यूम कर लेते हैं एक एससी का बच्चा है, यहाँ ईडब्ल्यूएस का बच्चा है और यहाँ फिर से एक एससी का बच्चा है। ओके, तो हमने सुटिक्स फिल किया। पहले 6 बच्चों को सुटिक्स चाहिए था, यूआर में चले गए। एसटी के 2 रैंक थे, 8 और 9 चले गए। ईडब्ल्यूएस का 1 रैंक 7वां था, चला गया। ओबीसी के 4 रैंक थे, 10 12 14 16, इनको चला गया। अब ये वाला जो ओबीसी है जो कि 23 पे है और इनके बीच में और कुछ नहीं है, इसको और लिख लेते हैं थोड़ा सा खोल के, 18 19 20 21 22 23, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। 21 पे ओबीसी का बच्चा है और ये 7वें पे है, और ये जनरल है, ये जनरल है और ये एसटी है। एज्यूम कर लेते हैं भाई एसटी वाला भी केस, ठीक है। तो एसटी क्योंकि मैंने पहले समझा दिया है, अगर मान लो एसटी का बच्चा है यहां है और मान लो ये ऐसे फिल हुआ और अभी कोलॉजी की फिलिंग चल रही है कोलॉजी में, तो सुटिक्स फिल हो गया। अब कोलॉजी में जो एसटी वाला बच्चा है, मान लो वो यूआर में आ गया, तो जो एसटी का जो सेकंड बच्चा होगा, एसटी का जो सेकंड बच्चा होगा वो फर्स्ट सीट ले लेगा। किधर? यहाँ पे सुटिक्स में, ठीक है। अगर ये बच्चा यूआर की सीट, अगर कोई भी अदर देन जनरल यूआर की सीट लेते हैं, तो उस कैटेगरी में एक जंप बढ़ जाता है, मतलब एक बच्चे के सीट पाने की क्षमता बढ़ जाती है। ओके, अब देखो, अब ये जनरल है 1 2 3 4 5 6 5 6 4। तो अभी तो क्या हो रहा है कि भाई, अभी तो क्या हो रहा है कि ये जो ओबीसी का बच्चा है और जो जनरल के बच्चे हैं, इनको लग रहा था कि भाई यूआर वाली सीट उनकी है, तो इन बच्चों को तो मिलेगा नहीं, मिलेगा ऐसे। अब आ जाओ कि कोलॉजी की फिलिंग हो रही है जिसमें ओबीसी के 3 है। तो अब कोलॉजी में क्या होगा कि हमने यहां तक तो प्रॉपर फिल किया था। अब ये जो 11वां जनरल वाला है 11th, इसको ऑप्शन मिलेगा कि मान लो इसने क्या किया था, इसने बोला कि सर मुझे पहले सुटिक्स, फिर कोलॉजी, फिर कोग्नोसी और फिर केमिस्ट्री चाहिए, ठीक है। तो ये जो जनरल का कैंडिडेट है, इसने क्या कहा, इसने फॉर्म फिलिंग में अपना चॉइस ऐसे भरा था सुटिक्स। तो अब क्या होगा कि इस जनरल से पूछा जाएगा कि देखो भाई सुटिक्स की तो क्लोज हो चुकी है, जनरल की सीट्स, यूआर की सीट्स, तो आप जनरल कैंडिडेट हो, तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि आपको कोलॉजी दिया जा सकता है। तो ये जो जनरल वाला कैंडिडेट है, इसको क्या मिलेगा? इसको कोलॉजी मिलेगी फर्स्ट। अब मान लो कि यहां से क्या होता है
कि यहां से कोई बच्चा नाइपर में चला जाता है, लेट्स से ये ओबीसी का बच्चा नाइपर में चला जाता है, ओबीसी का बच्चा नाइपर में चला जाता है, मैं इसीलिए क्रॉस करके चला रहा हूं, ओबीसी का ये जो बच्चा है ये नाइपर चला जाता है, ये वाला। तो इसका मतलब क्या है कि सुटिक्स में एक सीट खाली हो गई, यूआर की, यूआर कैटेगरी की एक सीट खाली हो गई। तो अब क्या होगा कि ये जो 7th रैंक जो ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि ये 6 है, अब ये जो 7th रैंक को ईडब्ल्यूएस की सीट मिली थी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे वीडियो का, यही सारा खेल खत्म होता है। 7th रैंक पे ईडब्ल्यूएस को सुटिक्स की सीट मिली थी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, लेकिन 7th रैंक इज द हाईएस्ट रैंक, इसके बाद कैटेगरी मिलने के बाद इसको सुटिक्स चाहिए। तो अब क्या हुआ कि 4 नंबर वाला लड़का नाइपर चला गया, 4 रैंक वाला, और ये ओबीसी कैटेगरी का था, ओबीसी कैटेगरी का था, लेकिन सबसे हाईएस्ट रैंक है ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे की। तो अब ये जो ईडब्ल्यूएस वाला बच्चा है वो जनरल में काउंट होगा, यूआर में काउंट होगा, सॉरी यूआर में काउंट होगा, मतलब ओपन कैटेगरी की सीट मिल जाएगी इस बच्चे को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग के बाद क्या हुआ कि ये जो है ये सीट खाली हो गई सुटिक्स वाली ईडब्ल्यूएस की। तो अगला ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ढूंढो, अगला ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट ढूंढो, ये है 15वें रैंक पे, ये है 15वें रैंक पे। तो मान लो इसे भी पहले कोलॉजी मिली थी, इसने कहा कि सर ठीक है मुझे आप कोलॉजी दे दो, मुझे सुटिक्स नहीं मिल पा रही, कोई बात नहीं कोलॉजी दे दो। तो ये जो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट है जिसको कोलॉजी मिली है वो शिफ्ट हो जाएगा सुटिक्स में। समझ में आया? कैंडिडेट कौन सा हटा? ओबीसी का हटा जो कि नाइपर गया, और उसने सीट कौन सी खाली करी, ये नहीं मैटर करता है कि वो कौन सी कैटेगरी का है, उसने सीट कौन सी कैटेगरी की खाली करी, उसने यूआर की सीट खाली करी। इसलिए जो सबसे हाईएस्ट रैंक पे होगा इसके बाद यूआर की सीट लेने के बाद, अब मान लो यहाँ ईडब्ल्यूएस है, तो ये जो ईडब्ल्यूएस वाला कैंडिडेट है ये यूआर की सीट कवर करेगा, और फिर जो नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस है जो कि 15वें रैंक पे हमें दिख रहा है वो हमें सुटिक्स में वो फिल हो जाएगा, क्योंकि उससे पहले कोलॉजी मिली थी। समझ में आया? समझ में आया? कोई सवाल हो तो पूछ लेना, ऐसा नहीं है, इसीलिए बड़े आराम से समझा रहा हूं पूरे को, वीडियो बड़ी हो सकती है बट ये समझना बहुत जरूरी है। अब समझो कि ये जो अब मान लो क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस अब जो है ओबीसी का कोई ये वाला बच्चा, ये जो बच्चा है ओबीसी का, अभी हमने चेक किया जो ओबीसी का बच्चा यूआर की सीट में था, अब ये जो ओबीसी का बच्चा है ये बोलता है कि सर नहीं मैं तो नाइपर जा रहा हूं, मुझे नाइपर मोहाली मिल गया है, नाइपर है, मैं छोड़ के जा रहा हूं आईआईटी बीएचयू। तो ये जो ओबीसी का कैंडिडेट है इसने ओबीसी में ही सीट ली थी, ओबीसी में ही सीट ली थी इस बच्चे ने। तो अब क्या होगा कि इसके बाद देखो तीन रैंक ओबीसी के यहां तक, 1 ये 2 और ये 3, और ये खुद ये वाला था 4, मतलब 1 2 3 4 ये थे। तो अब क्या होगा कि ओबीसी में एक शिफ्ट आएगा, क्योंकि ये ओबीसी की ही सीट का कैंडिडेट हटा है, तो फिर ओबीसी कैटेगरी में ही एक सीट अप जाएगा। तो अब ये जो 21 नंबर वाला जो ओबीसी है हमारा, ये जो यहाँ है, ये भी सुटिक्स में चला जाएगा, ये 4 हो गया। समझ रहे हो? ओबीसी कैटेगरी का बच्चा नाइपर गया जो कि ओबीसी की सीट लिए हुए था, तो ओबीसी के रैंक्स में एक का शिफ्ट हुआ, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। अब इसको जिसको सीट नहीं मिली थी सुटिक्स में, उस बच्चे को सुटिक्स में सीट मिल जाएगी, क्योंकि सुटिक्स की एक सीट ओबीसी कैटेगरी की खाली हुई है। समझ में आया? देखो भाई इतनी मेहनत से समझाया है, अब मैं पूरे को खोल के समझाने बैठूंगा तो भाई ये 3-4 घंटे लग जाएंगे। तो इसी लेवल पे पूरे को समझने की कोशिश करो, ठीक है? हमेशा यही होगा, अगर मान लो तुम्हें सबसे पहले कोग्नोसी मिली और ये तुम्हारा वो है प्रोसेस है, मतलब ऊपर चढ़ने का ये तुम्हारा प्रेफरेंस है, तो पहले कोग्नोसी से तुम कोलॉजी में शिफ्ट किए जाओगे और फिर कोलॉजी से सुटिक्स में शिफ्ट किए जाओगे। लेट से सुटिक्स में सीट खाली है, लेकिन कोलॉजी का कोई भी कैंडिडेट, एनी कैंडिडेट आउट ऑफ 14 डू नॉट वांट टू शिफ्ट टू सुटिक्स, डू नॉट वांट्स टू शिफ्ट टू सुटिक्स, तब जाके आपको ग्नोसी वाले जो हैं आपको यहाँ सुटिक्स में शिफ्ट किया जाएगा। अदरवाइज इसी हायरार्की में आप बढ़ोगे जिस हायरार्की में आपने फिलअप किया है।
तो एक अच्छी हायरार्की क्या हो सकती है, सुटेक्स कोलॉजी केमिस्ट्री कोग्नोसी, या फिर कोग्नोसी कोलॉजी सुटेक्स केमिस्ट्री। मतलब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी चॉइस क्या है सब्जेक्ट को लेकर, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी हायरार्की को सेट करते हैं और उसी अकॉर्डिंग हर बार काउंसलिंग के बाद हम अप जाते हैं ऊपर की तरफ दूसरे मतलब दूसरे सब्जेक्ट के अंदर। समझ में आया? नाइपर भी इसी तरीके से चलता है, चाहे आईआईटी बीएचयू हो चाहे नाइपर हो, जहां पे भी डिपार्टमेंटल लेवल पे ऐसा बायो फोर्टिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। ये जो पूरा प्रोसेस समझाया है अभी आपको आपके आंखों के सामने, इसी प्रोसेस पे बच्चों को सीट अलॉट किया जाएगा। समझ में आया? चलो, कोई और सवाल हो, कोई और ऐसी मतलब ऐसा रिक्वेस्ट हो किसी वीडियो को लेकर, अगले वीडियो से हम पीवाईक्यूज फिर से देखना स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि हम ये तो रैंक एंड काउंसलिंग हो गया, इसके बाद इंटरव्यू की बात करेंगे। आईआईटी बीएचयू एमफार्म एंट्रेंस एग्जाम के बाद एक छोटा सा इंटरव्यू होता है आपका 5 से 6 मिनट का, उतना भी नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, क्या उसका काम है उस इंटरव्यू का, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसको हम एक नए वीडियो के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। शॉर्ट वीडियो रहेगी 4 से 5 मिनट की, जरूर देखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद जीपैड मेंटोर, और ऐसे ही वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टे ट्यून्ड विद द सीरीज। चलिए फिर मिलते हैं इसी श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।